हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सत्र से कक्षा 10 में एनसीईआरटी कोर्स लागू हो चुका है। तो उसी के अनुसार हम हमारे पाठ्यक्रम की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे इस विषय के अंतर्गत 4 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। इन अलग अलग विषयों की हम समय के अनुसार अलग अलग चर्चा करते हुए चलेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हमारे भूगोल विषय का पहला अध्याय, यानी भूगोल विषय अलग से नहीं, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत ही भूगोल जो पार्ट्स है उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है संसाधन, हम इसकी आज चर्चा कर रहे हैं। संसाधन की परिभाषा को अगर हम जानने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। जरा ध्यान दें कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। यहां 2 चीजें विशेष महत्वपूर्ण आती हैं, इस परिभाषा को जरा समझें। पहली चीज तो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई हूं, यानी कंडीशन यही आती है, और दूसरी वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हूं। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकती जब तक मानव उसका उपयोग ना करे। जिस दिन से मानव ने इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, वही वस्तु उसी दिन से संसाधन की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यानी आप परिभाषा को जरा समझे दोबारा से कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। हालांकि संसाधन 2 प्रकार के देखे जाते हैं मुख्यतः, जिसमें नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 मानवीय संसाधन। अब आप इस बात को कह सकते हैं कि अभी तो आपने कहा था कि प्रकृति द्वारा प्रदान होनी चाहिए, तो फिर ये संसाधन मानवीय संसाधन कैसे? आप ध्यान रखें, मानव जिन भी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, उनका बेस, उनका आधार, उनकी प्रारंभिक वस्तु या कच्चा माल हमें जो प्राप्त होता है, कहां से होता है? प्रकृति से ही प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं भी एक दृष्टि से संसाधन कहला सकती हैं, लेकिन जितनी भी मानवीय वस्तुएं हैं, उन सभी का निर्माण जो होता है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं से ही होता है। तो यही कारण है कि परिभाषा में हमें यही देखने को मिलता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं।
ये संसाधन अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात इन संसाधनों की उत्पत्ति हुई कहां से है, जिसमें ये 2 प्रकार के आते हैं। नंबर 1, जैव संसाधन और नंबर 2, अजैव संसाधन। नाम के अकॉर्डिंग ही जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, या यूं कह लें कि वे संसाधन जो सजीव हैं, या वे संसाधन जो अपने ही समान संतति पैदा कर सकते हैं, जो अपने ही वंश में वृद्धि कर सकते हैं, वे सभी संसाधन जैव संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। आप ध्यान रखें, जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन जो सजीव अवस्था में हैं, वे संसाधन जो अपने समान संतति पैदा कर सकते हैं, वे संसाधन जिनमें एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, ये सभी संसाधन जैव संसाधन है, क्योंकि इन सभी में जीवन पाया जाता है। ये सभी सजीव अवस्था में हैं, ये अपने ही अनुसार एक नई संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, ये अपने वंश में वृद्धि करते हैं। ऐसे संसाधनों को जैव संसाधनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वहीं नंबर 2, अजैव संसाधन, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। इसका ठीक विपरीत है, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वे संसाधन जो निर्जीव अवस्था में हैं, वे संसाधन जो अपने समान संतति पैदा नहीं कर सकते, वे संसाधन जिनमें वंश वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसे सभी संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। शॉर्टली बोलें तो वे संसाधन जो निर्जीव अवस्था में मिलते हैं, जैसे पर्वत, नदियां, मृदा या अन्य प्रकार के ऐसे संसाधन जिनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहा जाता है। तो जरा देखें ध्यान से, हमने 2 चीजें पढ़ी अभी। एक तो संसाधन की परिभाषा देखी, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ये संसाधन विभिन्न प्रकारों के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार उत्पत्ति के आधार पर है, और उत्पत्ति के आधार पर भी ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव और अजैव। जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, यानी सजीव अवस्था में है, और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव अवस्था में है, ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार के बाद यदि हम चर्चा करें संसाधन के दूसरे प्रकार की, तो वो आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता अर्थात समाप्त होने की श्रेणी के आधार पर। हमारी प्रकृति में
बहुत से तत्व, संसाधन या पदार्थ ऐसे हैं जिनकी मात्रा निश्चित है। इनकी मात्रा इतनी कम है कि ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी कभी कोई कमी नहीं होगी। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक जीवन संचालित है, तब तक ये संसाधन मौजूद रहेंगे। तो इसी स्थिति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नंबर 1 आता है समाप्य संसाधन या अनव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय यानी जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, या यूं कह लें समाप्य, वे संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे। परिभाषा देखें तो वे संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात वो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। वे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे संसाधन जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, वे संसाधन जो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगे, ऐसे संसाधन समाप्य संसाधनों में शामिल किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें सबसे पहले हम इसके बारे में, जैसे कोयला। कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कोयले को जलाइए, कोयले के जलने के बाद सिर्फ राख मिलेगी, कोयला नहीं। और उस राख को दोबारा से नहीं जलाया जा सकता, उस राख से दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त पेट्रोल के जलने पर तो राख भी नहीं मिलती, एक बार आपने इस्तेमाल किया और वो खत्म है। लगातार पेट्रोलियम का दोहन किया जा रहा है, भूतल से लगातार इसको निष्कासित किया जा रहा है। परिणाम यह निकल रहा है कि धरातल के अंतर्गत इनकी लगातार कमी हो रही है। तो ये वे संसाधन हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात ये दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, दोबारा इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इनके पुनर्भरण की दर धीमी है। तो ऐसे संसाधन समाप्य संसाधन या अनव्यकरणीय संसाधन की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। वहीं नंबर 2 बात करें, असमाप्य या नव्यकरणीय संसाधन। असमाप्य वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, वे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, वे संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, या यूं कह लें कि वे संसाधन जिनकी प्रकृति में मात्रा बहुत अधिक है, असीमित है, जिनके समाप्त होने की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे संसाधन असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये वे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित हैं। जब तक ये पृथ्वी है तब तक सूर्य मौजूद है, और जब तक सूर्य है तब तक हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त लगातार हो रही है। तो ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, और यदि कभी सूर्य समाप्त हो गया
तो पृथ्वी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सौर ऊर्जा असमाप्य संसाधनों की श्रेणी में शामिल की जाती है। पवन ऊर्जा भी इसी में रूप में शामिल है। पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है और इस वायुमंडल से हमें प्राणवायु या अन्य प्रकार की गैसें लगातार प्राप्त होती रहती हैं। विभिन्न प्रकार की हवा, पवन कह सकते हैं जिसको, यह हमें ऊर्जा के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। तो ये वे संसाधन हैं जो असमाप्य संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। हम परिभाषा दोबारा देखें एक बार इन दोनों की, कि समाप्य संसाधन वे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल होने के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, जिनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधन अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जबकि असमाप्य संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात हम इनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी प्रकृति में मात्रा असीमित है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसे संसाधन असमाप्य संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो संसाधनों के दो प्रकारों की आज हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार और देखते हैं हम, और यह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर कौन किसका स्वामी है, कौन किसका मालिक है, किस पर किसका अधिकार है, इस आधार पर संसाधन विभिन्न प्रकारों के होते हैं, जिनमें नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो पर्सनल रिसोर्स, पर्सनल, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं, सिर्फ अपना, अपने परिवार का या किसी एक संस्था का अधिकार है, ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपके घर में उगने वाला कोई पेड़, ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आप चाहें तो उसे बढ़ने दें, आप चाहें तो उसे काट दें, यह आपके नियंत्रण में है, इसलिए यह व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आपके घर में या खेत में कोई आपका अपना कुआं, जिससे जल की प्राप्ति आप कर रहे हैं, तो ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। यानी वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नंबर 2, सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिन पर किसी एक समुदाय का अधिकार होता है, वे संसाधन जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। सामुदायिक यानी समुदाय का, एक सामाजिक भी कह सकते हैं, एक समाज का। जैसे शमशान घाट, ये शमशान घाट किसी एक का नहीं होता, उसमें या उसका इस्तेमाल उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग करते हैं। गांव के मध्य में उगा हुआ कोई पीपल का वृक्ष, कोई जरूरी नहीं पीपल का ही हो, यानी कोई भी वृक्ष जिसकी छाया कोई भी प्राप्त कर सकता है। गांव में कोई कुआं, तालाब, हैंडपंप, जिस पर अधिकार
पूरे समुदाय का, पूरे गांव का, पूरे समाज का होता है, तो ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। या यूं कह लें, खेल का मैदान, कोई पार्क, ये वो संसाधन हैं जिन पर पूरा समुदाय अपना अधिकार करता है। तो जहां व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन। नाम के अकॉर्डिंग ही समझ गए होंगे आप कि वे संसाधन जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब पूरे राष्ट्र का, जैसे परिवहन सुविधाएं, सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन हो या अन्य प्रकार का परिवहन, जिन पर कोई भी देश का नागरिक, यानी देश का कोई भी नागरिक, यूं कहें कि देश का कोई भी नागरिक उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। तो वे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे देश की कोई नदी, ये भी शामिल होगी, देश का कोई पहाड़, ये भी इसमें शामिल होगा, यानी उस पर अधिकार पूरे देश का है, तो ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। और नंबर 4, लास्ट आज के लिए, नंबर 4 आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे खुले महासागरीय क्षेत्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये महासागर ऐसे महासागर हैं जिन पर या जिनमें मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जलीय प्रजातियों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, पूरा विश्व उस पर नियंत्रण करता है। या जलीय मार्ग या हवाई मार्ग, ये वे संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाएंगे जिन पर पूरे देश का नहीं अपितु पूरे विश्व का अधिकार होता है। तो वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार, वह व्यक्तिगत। वे संसाधन जिन पर पूरे समाज का अधिकार, वह सामुदायिक। वे संसाधन जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है, राष्ट्रीय। और वे संसाधन जिन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आज हमने संसाधनों की परिभाषा और उसके कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। संसाधनों से संबंधित कुछ अन्य चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।